सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ बच्चों आज सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इंटीग्रल कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिस तरीके का चैप्टर जो है आपका इससे पहले बच्चों था डेफिनेट इंटीग्रल, तो उतना ही वेटेज रखता है बच्चों जितना कि डेफिनेट इंटीग्रल रखता है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कोई भी पेपर नहीं हो सकता बच्चों जिसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चंस ना आए हों। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और जिस तरीके से हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में कई सारे चैप्टर्स को मिला के क्वेश्चन पूछ सकते थे, तो उसी तरीके से इस चैप्टर में भी कई सारे चैप्टर्स को मिला के क्वेश्चंस बनते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी एक्साइटिंग चैप्टर बच्चों। और इसका फिजिक्स में भी आप यूज़ वगैरह देखते हैं, एसएचएम में ख़ास तौर पे बच्चों कि डिफरेंशियल इक्वेशंस दी रहती हैं। और एंड फ्यूचर में भी आप जब भी मतलब आगे कोई भी पढ़ाई करेंगे इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो वहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस देखने को मिलेंगे बच्चों। तो ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से आपको एक एक चीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स हाई टाइम दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड यू सब्सक्राइब बोथ चैनल्स अवर आशीष वाजपेयी और ये इजी मैथ्स। और जो ब्राइटबेन ट्यूटोरियल्स के ऐप को भी इंस्टॉल कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एंड देयर आर ऑल्सो सम कोर्सेज विच विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, तो आप वहाँ पर जाके उनको भी यूज़ कर सकते हैं। एंड 28 चैप्टर बच्चों स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे अपडेट कर दूँगा। तो धीरे धीरे देखिए हम जो है बच्चों अपने काम में बिल्कुल आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा, डेफिनेशन देखनी होगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ना। वी विल गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर हम लोग बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन की, तो इक्वेशन, अब देखना पहले तो डेफिनेशन समझिए फिर वी विल एक्सप्लेन दिस। इक्वेशन फॉर्म्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप जानते हो जैसे कि y इज इक्वल टू एफ एक्स जब फंक्शन होता था तो उसमें जो x होता था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था। उसी तरीके से इक्वेशन फॉर्म्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं x, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y, तो एक तो x भी होना चाहिए यानी कि इक्वेशन फॉर्म्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए y, और इनके डेरिवेटिव्स अगर प्रेजेंट है किसी भी इक्वेशन में एंड देयर डेरिवेटिव्स, तो उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो समझ गया बात। तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और उनके डेरिवेटिव्स किसी भी इक्वेशन में प्रेजेंट है तो उन्हें डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें बच्चों, तो dy बाई डी एक्स, ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्लस ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये उसका डेरिवेटिव है। तो ये क्या हो गया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है। ठीक है, अब इसमें ज़रूरी नहीं कि जो है y भी हो और साइन x भी हो, दोनों ही हो, लेकिन हाँ ये आपका होना ज़रूरी है, डेरिवेटिव्स होना ज़रूरी है इक्वेशन के अंदर, तो हम उसे बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेकंड में आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव है देखिए, और इसके साथ आपका फर्स्ट डेरिवेटिव भी हो सकता है, फिर अलग अलग के फंक्शंस भी हो सकते हैं इन्वॉल्व, साथ में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, अलग से इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, और उसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस बच्चों पूछे जाते हैं, तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम पढ़ते हैं दैट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आखिर ये ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन जब आप समझेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर भी होती है,
तो देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव, हमने nth डेरिवेटिव वाला पढ़ा था मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है, यानी कि जैसे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो वो थर्ड डेरिवेटिव है। तो जितना जो सबसे हाईएस्ट डिफरेंशियल, आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव present highest derivative present in differential equation is known as order of differential equation. So highest derivative present in differential equation is known as differential equation and it has to exist, मतलब it must exist, ऐसा नहीं हो सकता है कि जो है ये हो ही ना। तो अगर हम लोग पिछले एग्जाम्पल्स देखें बच्चों, तो जो पहला एग्जाम्पल था उसमें जो ऑर्डर है 1, तो प्रीवियस उसमें से एग्जाम्पल फर्स्ट अगर हम लोग उठा के लाएं तो वहाँ हम लोग बोल सकते कि पहले का ऑर्डर 1 है, और दूसरे एग्जाम्पल में देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो वहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि उसके अंदर जो ऑर्डर आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो क्लियर है बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। आई थिंक जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो डेरिवेटिव तो प्रेजेंट ही होगा, तो उसमें से जो हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका प्रेजेंट हो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सेकेंड आता है बच्चों डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब जो टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, और इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं डिग्री निकालने में, तो वो नहीं होगा अगर आप ध्यान से चीज़ों को समझेंगे बच्चों। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। आर यू रेडी गाइज टू अंडरस्टैंड इट डीपली? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है इंटीग्रल पावर ऑफ, ध्यान से सुनना, इंटीग्रल पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव when डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में डी में लिख रहा हूँ, when डिफरेंशियल इक्वेशन इज written in पॉलिनोमियल फॉर्म। देखिए यहाँ पे कई सारी बातें हो गई, जैसे पॉलिनोमियल फॉर्म है, बट यू नो पॉलिनोमियल है ना। पॉलिनोमियल में तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप नहीं समझते हो, तो अभी मैं समझाऊंगा आपको बच्चों, तो ध्यान से बस आपको देखना। तो इंटीग्रल मतलब कि सबसे पहले तो आपको ऑर्डर पता करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसकी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी, जैसे मान लीजिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सबसे ज़्यादा है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब अगर लिखा हुआ है, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है हाईएस्ट डेरिवेटिव है, तो उसकी जो पावर है, ठीक है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी लिखी होनी चाहिए? पॉलिनोमियल फॉर्म में अगर लिखी हुई है, तो जो हाईएस्ट पावर होगी आपकी, मतलब जो इंटीग्रल पावर होगी हाईएस्ट डेरिवेटिव की, उसको डिग्री बोलते हैं। तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। अब देखिए हर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री का डिफाइन होना जरूरी नहीं है। कई सारी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है जिनके ऑर्डर तो एग्जिस्ट कर रहे हो, लेकिन वो पॉलिनोमियल फॉर्म में अगर लिखे नहीं होंगे तो उनकी डिग्री जो है वो डिफाइंड नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए इस बात को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट। जरूरी नहीं है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो ही, तो इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये एग्जिस्ट कर भी सकती है और ये एग्जिस्ट नहीं भी कर सकती है, ठीक है। तो इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे बच्चों, एंड वी आर गोइंग टू चेक द पॉलिनोमियल फॉर्म। कि ये तो हर चीज़ को देखिए हम लोग ब्रेक करके और उसको पिन पॉइंट करके कि कहाँ पर क्या चीज़ है, क्या होता है, उसको समझ के
फिर आगे हम लोग यहाँ पे डिग्री को निकालने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि अभी हम लोग क्या निकालने की सोच रहे हैं कि पहले हम लोग ये चेक कैसे करेंगे भाई ये पॉलिनोमियल फॉर्म है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल फॉर्म जो आप अलजेब्रा के अंदर करते थे बच्चों, वो था कि पॉलिनोमियल इक्वेशंस जो होती हैं, तो जैसे देखिए x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर सारी जो है आपको क्या है इंटीग्रल पावर, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स आपको यहाँ पर मिल रही हैं या नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ x यहाँ पर मिल रही हैं। तो अगर हमें इसका डिग्री पता करना हो तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म है 100%, आप देख सकते हो कि इट्स अ पॉलिनोमियल फॉर्म, और इसका डिग्री जो है यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 6, क्योंकि जो x है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वही आपकी डिग्री होती है। तो क्लियर, ये देख के आप समझ जाते हो। तो अब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आपसे कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, और अगर है तो इसकी डिग्री क्या है। तो राइट नाउ इफ यू चेक हियर, तो यहाँ पर देखिए फ्रैक्शनल पावर्स आ गई हैं, जबकि हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि आपकी नॉन जीरो इंटीग्रल पावर्स होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, यानी कि मतलब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब कि जीरो हो सकती है एक्स की पावर और आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकती हैं एक्स की पावर्स, लेकिन यहाँ पे जो फ्रैक्शन है तो उसकी वो है, तो हम बोलेंगे कि इट इज़ नॉट रिटेन इन पॉलिनोमियल फॉर्म। तो ये तो पता ही है आपको, तो ये क्या है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है अभी, ठीक है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पर, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो एक बार पॉलिनोमियल नहीं है वो कभी पॉलिनोमियल हो नहीं सकता, उसको हम पॉलिनोमियल बना भी सकते हैं। तो इस तरीके से लिखे होने में हम बोलेंगे कि इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, लेकिन हम इसे पॉलिनोमियल बना सकते हैं बच्चों। तो जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो स्क्वायर कर दें अगर हम लोग दोनों तरफ, तो ये रूट हट जाएगा बच्चों, तो ये आएगा x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब इसको इधर भेजेंगे जब हम लोग, तो x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम लोग देखें, तो ये हमारा अब पॉलिनोमियल फॉर्म में, देखो सेम इक्वेशन को हम लोगों ने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, एंड नाउ ये जो इक्वेशन लिखी है, इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। तो समझ में आ रहे हैं, तो क्लियर है, तो समझ में आ रहा है कुछ कुछ कि हाँ ये ऐसा होता पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट है कि और कौन नहीं है आखिर पॉलिनोमियल। तो जैसे कि अगर हमने लिख लिया एक्स क्यूब प्लस ln x माइनस साइन एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0, अगर हम इसको लिखते हैं तो आप देखिए लॉग के अंदर x पहुंच चुका है, साइन के अंदर पहुंच चुका है, तो ये अलजेब्रिक टाइप से चीज़ें ही नहीं लिखी हुई हैं, यहाँ पर आपके log का फंक्शन इन्वॉल्व हो गया, साइन का फंक्शन इन्वॉल्व हो गया, तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है। तो इसी तरीके से अगर मैं और लिखूं कि ln ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये x को आप देखें, ये log के आर्गुमेंट में पहुंच गया, ये साइन के आर्गुमेंट में पहुंच गया, इस तरीके के अलग अलग फंक्शंस में पहुंच रहा है। तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल फॉर्म। तो आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर कि अब आपको समझ में आ रहा है कि पॉलिनोमियल फॉर्म क्या नहीं होता है, तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो मेन खिलाड़ी है वो x है, तो x को देख रहे हैं हम लोग कि किसी के आर्गुमेंट में ना जाए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में मेन खिलाड़ी कौन होंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, तो वो हम लोग देखें कि वो लॉग के अंदर नहीं जा रहे हैं, वो साइन के अंदर नहीं जा रहे हैं, उनकी पावर्स फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सारी बातें हैं वहाँ से निकल के आते हैं बच्चों कि वो पॉलिनोमियल फॉर्म में है कि नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री निकालना शुरू करेंगे, ऑर्डर एंड डिग्री एग्जाम्पल्स का, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर पॉलिनोमियल फॉर्म भी सीख चुके हैं। तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस डी।
So we are going to learn now with the help of the examples. I think lot of things have been done around this. तो अब हम ऑर्डर एंड डिग्री को बहुत प्यार से बच्चों समझ सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो आपके सामने आ रहा है बच्चों, करने की कोशिश कीजिएगा। एंड लाइक कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 6, ठीक है, एंड इसकी पावर 1/4। तो देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 6 की पावर 1/4। तो अब आप देखिए कि अगर मुझसे कहा जाए कि इसकी डिग्री क्या है, तो अभी आई एम नॉट इन अ सिचुएशन टू टेल यू द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन पावर्स हैं एंड इट इज़ रिटन इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वे। लेकिन अगर मुझसे कोई इस समय ऑर्डर पूछ ले तो मैं ये देख सकता हूँ कि यार 1 यहाँ पे है ना फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट अपने को सर्च करना पड़ेगा। तो ये तो 1 है, ये 2 है, तो 2 है बच्चों। तो समझ में आ रहा है, क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से ऑर्डर जो निकल के आता है इसका दैट इज 2। लेकिन अभी ये जो 1/4 की पावर है, दिस इज क्रिएटिंग अ रकस हियर। सो आई वांट व्हाट कि दिस फ्रैक्शनल पावर शुड गो आउट फ्रॉम हियर। सो दैट्स क्वाइट अमेजिंगली इजी बच्चों, कि हमको क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू टेक द 4th पावर ऑफ दिस एंटायर एक्सप्रेशन, है ना। इस एंटायर एक्सप्रेशन का वी नीड टू टेक क्या 4th पावर। तो ले लीजिए 4th पावर ऑफ दिस एंटायर एक्सप्रेशन बच्चों, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर इज 4 एंड फ्रॉम हियर वी हैव वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 6। अब आप देखिए, अब यहाँ से बहुत क्लियर कट है कि देखिए अगर मैं इस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स को x से रिप्लेस कर दूँ तो ये x की पावर 4 इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स डी, इसको वट एवर यू वॉन्ट टू से दैट। लेकिन हाँ, ये इन सब चीज़ों को अब आप पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हमें क्या पता ये है कि ऑर्डर 2 है, तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का कोफिशिएंट है उसका आप देखिए यहाँ पर क्या जो है पावर है, दैट इज 4, तो वही डिग्री है। सो दैट इज व्हाट इज डिग्री, ठीक है। अब ना तो ये log dy बाई डी एक्स लिखा है, ना तो ये sin dy बाई डी एक्स लिखा है कि sin d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये आपका इंडिविजुअल जैसे पॉलिनोमियल में x रहता था, तो इसको खुली हवा में इस तरीके से इंडिविजुअली आप घूमने दीजिए। एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ हम लोग जा रहे हैं बच्चों, एंड दैट इज y इज इक्वल टू e की पावर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। तो ये है अब हमारा y इज इक्वल टू e की पावर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि क्या करें हम लोग। तो व्हाट वी नीड टू डू इज कि लॉग लेना पड़ेगा बच्चों, ई की पावर में समथिंग लिखा है तो इसको हटाने के लिए वी नीड टू टेक द लॉग। तो अब देखिए आपका ln y, और जब यहाँ लोगे आप इसका लॉग बोथ साइड्स, सो यू विल बी गेटिंग डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब। अब आप यहाँ पे क्लियरली देखिए कि ये है आपका हाईएस्ट ऑर्डर। तो ऑर्डर कितना आ रहा है बच्चों, ऑर्डर इज कमिंग एज 3, है ना, ऑर्डर 3 है। अब आप ये भी देख लीजिए कि कोई भी आपका डिफरेंशियल वाली जो चीज़ लिखी हुई है ये किसी लॉग या साइन एक्स में नहीं, इसके लिखे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एक्स भी लिखा होता अगर लॉग के अंदर तो दैट वुड हैव ऑल्सो नॉट क्रिएटेड द इशू, बट ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि डिग्री कितनी आ रही है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की, द डिग्री इज 3, ठीक है। तो डन है बच्चों। तो एग्जाम्पल नंबर 2 भी क्लियर कट आपको आ चुका है बच्चों। एंड लेट्स मूव टू एग्जाम्पल नंबर 3 एंड कैन वी डू दिस इजीली, लेट अस सी दैट क्या कहना है आपका इस क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर दिया जा रहा है आपको,
एंड d6y/dx6, ठीक है, दैट इज व्हाट इज द इक्वेशन दैट वी आर डीलिंग विद राइट नाउ। तो अब अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले ऑर्डर के बारे में बात करूँ, बिकॉज ऑर्डर देखना इज सो इजी कि वहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ऑर्डर इज बेसिकली 6, क्योंकि d6y/dx6 है, तो यहाँ से अपने को पता चलता है कि 6 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है इस इक्वेशन। तो ऑर्डर इज कमिंग एज 6। लेकिन अब ये कॉसेक के अंदर है, तो क्या हम कुछ मैनिपुलेशन करके इसको क्लीन दिखा सकते हैं? तो बिल्कुल, अगर दोनों तरफ कॉसेक इनवर्स लिया जाए तो दिस विल बिकम कॉसेक इनवर्स y एंड यू विल हैव dy/dx का होल स्क्वायर बच्चों प्लस d6y/dx6, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें बच्चों, यहाँ पर इफ यू सी दिस इक्वेशन क्लियरली, तो व्हाट आई कैन सी कि अब ये फ्री है, फ्री फ्लो टाइप से है, और इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री जो है वो 1 डिग्री है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 था, एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 3। तो लेट्स मूव टू नाउ एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम चौथे एग्जाम्पल में बच्चों यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो ई वाई, यहाँ पे आपको ट्रिपल कोफिशिएंट्स मिले, तो x टाइम्स y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमें मिल रहा है कि ई वाई, ये समझ रहे हो ना कि y ट्रिपल डैश का मतलब होता है d3y/dx3। दिस इज हाउ वी राइट, है ना, y डबल डैश लिखा तो इसको मतलब d2y/dx2, ठीक है। तो ये इक्वेशन अगर है तो अब इसका हम लोग कैसे क्या करें, ठीक है। तो यहां से जो ऑर्डर है वो तो काफी क्लियर है कि ऑर्डर जो है यहां पर 3 है, ठीक है। तो ऑर्डर इज 3, तो क्योंकि ये y ट्रिपल डैश है, लेकिन यहां पर ये क्या हम अलग कर सकते हैं? तो सबसे पहले वी विल थिंक कि चलिए कि इसको अलग करते भाई, अभी जैसे हम लोग अलग कर ले गए थे, तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि हम इसको अलग कर ले जाएं। तो अब हम क्या करते हैं कि भाई लॉग लेते हैं दोनों तरफ। तो जब हम लोगों ने लॉग लिया बच्चों, तो ये तो फ्री हो गया, लेकिन बाकी इसके साथ ही फंस गए बच्चों इसके अंदर। ये देखिए, अब ये इसका डिग्री नॉट डिफाइंड हो गया, क्योंकि या तो इसको हम लोग क्लीन कर सकते हैं बिना किसी फंक्शन के आर्गुमेंट में जाए हुए, या तो इसको दोनों एक साथ नहीं किए जा सकते। तो डिग्री इज व्हाट हियर नॉट डिफाइंड। वी विल से कि डिग्री क्या है बच्चों, नॉट डिफाइंड। तो डिग्री जो यहाँ पर आ रही है दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ऑर्डर भी निकल के आ गया और डिग्री भी निकल के यहाँ पर आ गई है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद वी आर मूविंग टूवर्ड्स एग्जाम्पल 5। e की पावर y प्लस, ये थर्ड डेरिवेटिव है, ln ठीक है। तो 5 दिख रहा है साफ साफ, बोलो। तो क्लियर कट ऑर्डर इज 5। तो ऑर्डर निकालना तो बहुत आसान है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि यू विल वांट टू टेक द लॉग बोथ द साइड्स, है ना, दोनों तरफ लॉग लेना चाहोगे या इसको क्लियर करना चाहोगे, तो e की पावर में ये चला जाएगा, लेकिन है ना, हाईएस्ट वाले को मान लो आपने अलग करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ देखिए क्या हो रहा है कि e की पावर e में y प्लस y ट्रिपल डैश वाला आ रहा है। तो अब फिर से डिग्री अनडिफाइंड, बिकॉज अगर हम इसको क्लीन कर रहे हैं तो ये क्लीन नहीं हो रहा है, तो डिग्री यहाँ पर क्या हो गई है, अनडिफाइंड। तो डिग्री कैसी है, अनडिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट ना, डज नॉट एग्जिस्ट ऐसे भी बोल सकते हैं ना। तो क्लियर है, पांचों एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ में आ गए। छठे एग्जाम्पल की तरफ बढ़े हम लोग। तो
एग्जाम्पल नंबर 6, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब, और इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसे देखें तो ये क्लियर e की पावर अगर 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर दिस कैन आई कैन चेंज दिस क्वेश्चन आल्सो हियर, दिस इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या है, अगर x के साथ ऐसा हो रहा होता तो इट वुड हैव बीन रिटन एज e की पावर x, बट यहाँ पर e की पावर x डी वाई बाई डी एक्स है ये, बोलो। तो y इज इक्वल टू e की पावर x टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। अब हम लोग दोनों तरफ लॉग ले लें तो ये ln y इज इक्वल टू x टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। अब बिल्कुल क्लियर है बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, तो ऑर्डर तो 1 है और इसकी जो पावर है दैट इज डिग्री, दैट इज ऑल्सो 1, तो डिग्री इज कमिंग एज 1, सो ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 1 हियर। ठीक है, तो आई थिंक अब ऑर्डर एंड डिग्री निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आप आराम से शीट्स वगैरह सॉल्व कर सकते हो बच्चों। तो नेक्स्ट जो है दैट इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। नेक्स्ट इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सो नेक्स्ट इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये क्या होते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस को फॉर्म करते हैं बच्चों, तो वहाँ पर हमें चेक करना होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो ये अब हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो अब एग्जाम्पल से ही आप इसको समझ सकते हो। तो जैसे एक जगह हम लोग खासतौर पे इनडेफिनिट इंटीग्रल में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाते थे, है ना, जब हम लोग इंटीग्रेट करते थे तो एक प्लस सी लगा देते थे, तो हम बोलते थे कि ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब है तो कांस्टेंट बट इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, आप कोई भी वैल्यू उसकी जगह रख सकते हो, तो वो हुआ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एक तो हो गया कि 3, 4, 5 यानी कि इनकी वैल्यू फिक्स है। ठीक है, तो वो आपके फिक्स कांस्टेंट। एक होते हैं आर्बिट्रेरी कि आप कुछ भी उनकी जगह रख सकते हैं, दे आर कांस्टेंट्स, मतलब वैल्यू तो उनकी ऐसी आएगी 3, 4, 5 या 3.1 या 3.2 कोई भी रियल नंबर आएगी, लेकिन वो आप अपनी वो चेंज हो सकती है, वो अपने मन मर्जी आप वहाँ पर रख सकते हो। तो जैसे कि जब कोई हम लोग बोल रहे हैं कि ये लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि x और y को हम लोग जो है जब भी लाइन की इक्वेशन लिखेंगे तो y और x तो रहेगा ही ना। जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 लिखा, तो y और x तो है ही वेरिएबल ना, ये थोड़ी नहीं बोल सकते कि जब लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये तो रहना ही रहना। हम ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं हम बोलेंगे x और y तो कोई वैल्यू लेता है, नहीं, तो ये वेरिएबल है, लेकिन m और c को फिक्स करके हम एक लाइन बना सकते हैं। तो इनकी अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हम बहुत सारी लाइनें बना सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन। तो हम इनको क्या बोल रहे हैं कि लेकिन हर एक लाइन में कांस्टेंट ही रहें, तो हम इन m और c को ये बोलेंगे कि दे आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो पहले अगर इक्वेशन देखें तो m यहाँ पर चेंज होगा और c यहाँ पर चेंज होगा, तो ये m और c हम क्या बोलेंगे कि दे आर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो AC लिखूंगा मैंने, तो 2 हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। क्लियर है? तो सेकेंड इक्वेशन लिखूं तो आप बताएंगे कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो जैसे कि ये लिखा है m1 प्लस m2 टाइम्स x प्लस c1 बाई c2, ऐसे इक्वेशन लिखिए। तो अब देखिए जैसे m1 प्लस m2 है तो 2 कांस्टेंट का सम है, तो भाई देखो कांस्टेंट का सम करोगे तो कांस्टेंट ही आएगा। तो इसको अब हम लोग 2 ना कंसीडर करके एक ही कंसीडर करेंगे,
इसी तरीके से C1/C2, तो दो कांस्टेंट को डिवाइड कर रहे हो आप, तो ये भी एक कांस्टेंट हम लोग क्रिएट मान रहे कि ये भी एक कांस्टेंट है। तो दिस इज वन कांस्टेंट and this is also one constant. So how many arbitrary constants we have? We have two arbitrary constants. So here also we have two arbitrary constants. Now when we come to third form, that is x by a plus y by b is equal to 1. ठीक है, तो ये भी एक लाइन की इक्वेशन है, इंटरसेप्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं। तो इसमें भी कितने आपको दिख रहे हैं कांस्टेंट? ये a और b. तो हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट? सो वी आर गेटिंग टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो फोर्थ, तो y इज इक्वल टू mx प्लस y1 माइनस mx1। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं? तो देखिए m एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और ये एक एंटायर कांस्टेंट ही है भाई। दिस एंटायर थिंग इज कांस्टेंट ओनली, दिस इज लाइक y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो मान लीजिए c निकालना है आपको, जैसे y इज इक्वल टू mx और ये c निकालना, तो व्हाट यू कैन डू कि आप यहाँ पर इस c को निकालने के लिए x1 y1 पॉइंट रख के c को निकाल के फिर यहाँ रख दो, लेकिन आएगा तो कांस्टेंट ही ना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि दिस इज ओनली वन कांस्टेंट। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन सब चीज़ों में, बट इसीलिए इतने सारे हम लोग एग्जांपल्स कर रहे हैं कि यू डू नॉट गेट कंफ्यूज इन सच ए स्मॉल थिंग्स। तो y इज इक्वल टू mx प्लस एंड दिस इज कांस्टेंट, दिस एंटायर थिंग इज कांस्टेंट, और ये m भी क्या है? दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट। सो हाउ मेनी कांस्टेंट्स वी हैव? एंड बेसिकली arbitrary constants we have 4 arbitrary constants. Now we are moving towards fifth, यानी कि y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इधर साइड x माइनस x1। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं? कैन वी फिगर आउट कि हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर हियर? तो आप इक्वेशन को एक प्रॉपर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, ठीक है? यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, देन वी विल सी कि हो क्या रहा है, ठीक है? तो y माइनस y1, तो ये पूरी चीज़ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x1, और इस माइनस y1 को जब हम इधर भेज देते हैं तो ये प्लस y1 आ जाता है, ठीक है? तो ये देखिए, तो स्लोप की तरीके से एक्ट कर रहा, भले ही यहाँ कई कांस्टेंट हो लेकिन ये सब मिलके एक ही कांस्टेंट को बताते हैं। और साथ में ये भी देखिए, ये सारे क्या हैं? ये सारे कांस्टेंट मिलके एक कांस्टेंट ही देंगे आपको। तो दिस इज अगेन दैट द सेम फॉर्म कि अगर मैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 को एक कांस्टेंट से लिखना चाहूँ तो मैं m लिख सकता हूँ इसको, और ये पूरा माइनस टाइम्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x1 प्लस y1 को भी एक कांस्टेंट से लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट दैट विद द हेल्प ऑफ दैट कांस्टेंट। तो ये क्या है? तो यहाँ से आपको मिल रहा है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसके अंदर भी कितने हैं? 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। वी हैव 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स विद इन दिस। तो ये पांचवें वाले में भी 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, ठीक है? सिक्स्थ, अब my इज इक्वल टू m1 बाई m2 की पावर m3 बाई m4 इंटू x
प्लस C1 ln C2 अपॉन e की पावर C3 की पावर C4। ठीक है, तो ये गिवन my इज इक्वल टू m1 बाई m2 की पावर m3 बाई m4 टाइम्स x प्लस C1 ln C2 अपॉन e की पावर C3 की पावर C4। तो इसमें कितने जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं? तो देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये सब तीन झाम, तो जस्ट गो एंड पुट सम कांस्टेंट हियर, लाइक आई एम गोइंग टू पुट इट एज k। इसको मैं कुछ t रख देता हूँ, है तो कांस्टेंट ही, तो आई नो कि दिस इज ऑल थिंग, ऑल ऑफ दिस थिंग इज जस्ट अ कांस्टेंट। तो इसको मैं लिख रहा हूँ kx प्लस t के टाइप से, है ना। मतलब जितना भी कबाड़ था ना, ये सारा कबाड़, उसको मैंने एक कांस्टेंट से लिख दिया। अब मैं y को फ्री करता हूँ यहाँ पर, एंड आई विल सी कि कितने कांस्टेंट यहाँ पर अलग से आ रहे हैं। तो देखिए, ये भी अब कंबाइन करके आप एक कांस्टेंट लिख सकते हैं, इसको भी एक कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो कुल मिला के आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हो गए हैं? 2 हो गए हैं। तो देखा आपने कि 6th वाले में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना लिखा हो, वी शुड बी इन अ सिचुएशन टू क्लियर ऑल दोज कांस्टेंट्स। ठीक है भाई। तो अब 6th के बाद वी आर मूविंग टुवर्ड्स 7th। तो सर्कल की इक्वेशन अब पकड़ते हैं बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fx fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग कांस्टेंट के बारे में बात करें तो 2g 2f एंड c, तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं? 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 लिख लीजिए। तो इसके अंदर क्या है कि x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, तो सर्कल के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर काफ़ी कर चुके हैं। इसमें अब आपको देखना है कि x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो इसमें भी 3 ही हैं, बिकॉज यू हैव दिस अल्फ़ा इज डिफरेंट, बीटा इज डिफरेंट एंड द रेडियाई इज डिफरेंट। तो ये 3 ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पर हुए। और नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे 3 है, तो साफ साफ वैसे तो दिख रहा है, फिर भी नहीं आ रहा है, तो ओपन करोगे तो इसी फॉर्म में तो पहुँचेगा। और फिर x के कोफिशिएंट्स को कंबाइन करोगे तो यू विल गेट अल्फ़ा देयर, y के कोफिशिएंट्स में कंबाइन करोगे तो यू विल गेट बीटा, एंड देन दे विल बी अल्फ़ा बीटा और r को मिला के एक पूरा नेट कांस्टेंट आ रहा होगा। तो क्लियरली यहाँ पर भी हम लोग देख ही पा रहे हैं, तो फिर हमें और ज़्यादा देखने और समझने की ज़रूरत नहीं है। तो 9th का एग्जाम्पल अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस my प्लस एल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम इसे देखते हैं तो यहाँ पर ये जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं हो चुकी, इसको आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं ले सकते -4 को, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स कांस्टेंट। तो ये हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की काउंटिंग में नहीं आएगा। तो ये क्या है? दिस इज फिक्स कांस्टेंट। यस, वी कैन से दैट कि m इज अ डिफरेंट कांस्टेंट, अल्फा इज ऑल्सो अ डिफरेंट कांस्टेंट। तो m एक अलग कांस्टेंट है, अल्फा एक अलग कांस्टेंट है। तो आई कैन से कि भाई ये दोनों क्या हैं? दीज टू आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, दीज टू आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस my प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0. So -4 is giving you as a fixed constant and m and alpha are giving you as a 2 arbitrary constants. तो बेसिकली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स अगर पूछे जाएंगे तो 2 ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे दिए जाएंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2। ये डायमेट्रिक फॉर्म है हमारे सर्कल का, y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे कोई बोल सकता है कि यार 4 अपने को दिख रहे हैं, x1 x2 y1 y2,
तो ऐसे जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है आपको, इसको प्रॉपर आपको सॉल्व करना है बच्चों। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें देता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एंड द सेम थिंग विल हैपन विद वाई ऑल्सो, वाई स्क्वायर माइनस y1 प्लस y2 टाइम्स y प्लस y1 y2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 टाइम्स x माइनस y1 प्लस y2 टाइम्स y, एंड देखिए अब ये अलग कांस्टेंट नहीं रहे कि 4 आपको मिले, बोलिए 4 मिलेंगे क्या? ये एक कांस्टेंट है, ये दूसरा है, ये कुल मिला के तीसरा ही हुआ ना, इसमें तो सारे क्या हैं कांस्टेंट। तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए? 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए। तो सिंपली आई थिंक नाउ यू कैन रिलेट इट टू कि कौन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है कौन नहीं है, और किस तरीके से हम बोलते हैं, कैसे हम कंबाइन कर पाते हैं इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को, सो दैट कि हम एक सिंगल कांस्टेंट जनरेट करें। तो नॉट अ बिग टास्क and there is no point in getting confused also. I don't think that's why we are taking so many examples, that you don't get confused, and whatever confusion may generate, मतलब आगे चल के आपके confusion, तो वो अभी इन्हीं examples के through अब clear कर लो। तो y1 is equal to c1x plus ab times y is equal to c1x plus ab times e की पावर c टाइम्स x प्लस d। तो ये है इस समय हमारा। तो अब देखिए यहाँ पर क्योंकि वो e की पावर cx है तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से काम करेंगे कि c को पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो e की पावर cx प्लस c टाइम्स d, है ना। तो अब e की पावर cx को अलग करेंगे, तो y इज इक्वल टू c1x प्लस ab टाइम्स e की पावर cx इंटू e की पावर cd। ठीक है, अब आप ab e की पावर cd सबको क्या कर सकते हो, एक साथ रख सकते हो। तो y इज इक्वल टू c1x, अब ध्यान से देखना, ab e की पावर cd इंटू e टाइम्स cx। तो c1 एक अलग है, ध्यान से देखते रहिए। ये सब क्या है, ये सारे कांस्टेंट हैं, इनको हम एक अलग कांस्टेंट ले सकते हैं। और देखो ये चेंज करें मतलब यहाँ से इसका कोई रिलेशन नहीं, इट्स अ डिफरेंट वन। तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए बच्चों यहाँ पर? 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए, एक c1, एक a इंटू बी ई की पावर cd और एक आपका c। तो हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर देयर? 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर देयर। तो लेट अस मूव टू 12th एग्जाम्पल। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ax माइनस 2 टाइम्स a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस e टाइम्स ax। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इसे वो कर लेते हैं बच्चों, देख ले कि रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही कि नहीं हो रही। तो ठीक है, अपेयर हो रहा सब। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ax माइनस 2a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस e टाइम्स ax। सो अब बात यहाँ पर आती कि कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसके अंदर। तो यहाँ मतलब ये देखिए आप कि a एक फिक्स है, अगर मैं a को b करूँ तो सब जगह वो a जो है वो b ही हो जाएगा। तो बेसिकली बहुत क्लियर है बच्चों कि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a को मैं लिखूँ 6,
तो सभी जगह y इज इक्वल टू 6x माइनस 12x स्क्वायर प्लस a की पावर 6x. So a is one of the arbitrary constants. So very clear कि a is one arbitrary constant. Are you able to understand that? Because it's a fixed constant and they all constants are related. ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो हर वैरायटी का हम यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं, एवरी वैरायटी का हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं. तो अब नेक्स्ट है कि y इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ln x बीटा प्लस ln बीटा टाइम्स e की पावर अल्फा x इंटू वाई. गामा ले लो, अल्फा बीटा गामा. अब बताओ कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं? अच्छा एक और ले लेते हैं, डेल्टा भी ले लो. तो अब ऐसे नहीं सोचना है कि अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है तो हो गए 4. नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे कहाँ होता है ना. तो सबको कंबाइन करें आप, प्रॉपर्टी लॉग के लगाएं एंड देन ट्राई टू कंबाइन देम. तो कि अलग अलग क्या हो रहा है. तो देखिए अल्फ़ा ln x, तो अल्फ़ा बाई डेल्टा ln x एक साथ हो गए. फिर ये पूरा ln x इंटू बीटा को आप ln x प्लस ln बीटा लिखते हैं. तो अब देखिए कि अल्फ़ा बाई डेल्टा और यहाँ पर इसके साथ आएगा ln बीटा, है ना. क्या आएगा? ln बीटा. और देखिए ये e की पावर गामा था क्या अलग ही था, मैंने कैसे लिखा था इसको, पूरा मल्टीप्लाई लिखा था, यानी कि गामा टाइम्स यहाँ लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना रहे. तो देखिए एक तो गामा ln बीटा हो गया और एक e के साथ ये अल्फ़ा x है, तो ये अलग ही रहने वाला है. तो ये अलग है, इसको हम अलग से लिख सकते हैं, इसको हम अलग से लिख सकते हैं, इसको हम अलग से लिख सकते हैं, इन दोनों को मिला के अलग से लिख सकते हैं. जैसे मान लो आप बोलो नहीं अल्फ़ा डेल्टा की वैल्यू फिक्स कर दी, तो ये वैल्यू तो फिक्स हो गई, लेकिन अंडरस्टैंड दिस गाइस कि बीटा तो अलग करोगे ना, है ना, बीटा तो अलग करोगे. तो एक हो गया एंड दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट नाउ सेकेंड वन. अब आप अल्फा की अलग से थोड़ी ना फिक्स कर पाओगे, यू आर फिक्सिंग नाउ अल्फा बाई डेल्टा. सो दिस अल्फा इज गोइंग टू बी डिफरेंट and this gamma thing is different here, gamma times alpha beta. So that's why you have 4. तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आए? 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आए यहाँ पर. ठीक है, तो 13 में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए? 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए. चलिए 14th में आ रहे हैं हम लोग. तो d3y. अब डिग्री एंड ऑर्डर का क्वेश्चन एक और कर लेते हैं. 4dy/dx. अब ये मतलब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से क्या सीखेंगे हम लोग? देखिए डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाना, इक्वेशन ऑफ कर्व्स दी रहेंगे आपको, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे दी है, तो उससे डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाना वो हम लोग इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की हेल्प से सीख सकते हैं. ठीक है, क्लियर है? तो d3y/dx क्यूब प्लस 4 टाइम्स dy/dx इज इक्वल टू रूट ऑफ ln y एंड रूट ऑफ d²y/dx स्क्वायर. अब देखो अभी ये रूट के अंदर है, सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू स्क्वायर दिस एंटायर एक्सप्रेशन सो दैट दिस रूट कैन बी रिमूव्ड. तो d3y/dx क्यूब प्लस 4 टाइम्स dy/dx and when we square this entire expression तो ये स्क्वायर हो गया है and now this is ln y times d²y/dx स्क्वायर हो गया. अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग अगर ऑर्डर के बारे में बात करें तो ऑर्डर इज क्लियर कट 3. ऑर्डर इज हाउ मच? 3. और
डिग्री इसको पूरा ओपन करेंगे तो ये सारे ही खाली हो चुके हैं अब इस समय, तो ये स्क्वायर ही आएगा, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो दिस इज गोइंग टू गिव यू स्क्वायर। तो यहाँ पर जो डिग्री आएगी दैट डिग्री इज गोइंग टू बी 2। तो अब क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। तो नेक्स्ट है दैट इज 15th। तो लेमडा वाई is equal to, let me write, C1 plus C2 upon C4 by C5 e की पावर C6x plus C7 अब के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और ये पूरे की पावर बच्चों, पूरे की पावर C9 दिया गया, पूरे की पावर C9 दिया गया। अब क्या करोगे, सोचो, करो इसको। तो देखिए इस पूरे की पावर है तो इनको सबको कंबाइन कर लो। अब जैसे मैं चाहूँ तो लाइक कि ये सब अलग ही हैं, तो ये C1 प्लस C2 को कुछ लिख लूँ के, इसको पूरा L, तो K बाई L को, मतलब मैं यहाँ पर कोई कांस्टेंट एक C जनरेट करूँगा बच्चों, बिकॉज ये काफ़ी सही नहीं लग रहा है। तो फॉर मी दिस इज सर्टेनली सम न्यू कांस्टेंट एंड आई एम गोइंग टू राइट द नेम एज A, है ना, क्योंकि इसका कहीं और इम्पैक्ट भी नहीं है कि ये बदल जाएगा। तो ये देखो, ये छोटा कर लिया मैंने इसको, है ना, देखो कैसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को आप आसान बना सकते हो। तो A टाइम्स E की पावर C6x प्लस, और इसको थोड़ा सा E की पावर C6 और इसको अलग से E की पावर C7 कर दीजिए आप। ठीक है, समझ में आ रही बात, ऐसे अलग कर सकते हो आप। और ये आप कर लीजिए ln C8। अब देखिएगा, अब ये A है, ये E की पावर, ये सब तो मल्टीप्लाई होके एक नया बन जाएगा ना, तो इसको मैं K कुछ बोल देता हूँ। तो लेमडा वाई इज इक्वल टू सर्टेनली दिस इज सम K टाइम्स E की पावर C6 देखो कितना सिंपल हो गया। अब ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो दिस इज लेमडा वाई इज इक्वल टू K टाइम्स E की पावर 6 C9x, और ये लेमडा मैं नीचे भेज दूँ तो ये कोई P हो गया मान लो, तो y इज इक्वल टू P टाइम्स E की पावर कुछ tx। तो देखा आपने, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बच्चों, दिस इज टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस कि कैसे इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टफ को आप सिंप्लीफाई करते, कि किस किस चीज़ को किसके साथ कंबाइन करते हुए, तो बस आखिरी में आपके पास इस फॉर्मेट का इक्वेशन बनता है। तो ये हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए। तो देखिए 3 टॉपिक्स हम लोगों ने सीख लिए। अगर हम लोग ऑर्डर में चले बच्चों, ऑर्डर में चले, तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया कि हम लोगों ने सबसे पहले एक नया चैप्टर स्टार्ट किया बच्चों, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको ये समझा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव लर्न। उसके बाद फिर हम लोगों ने ऑर्डर सीखा, डिग्री सीखा, फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सीखा। अब देखिए कि हम लोग ये जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सीख गए हैं, तो वहाँ से अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द नेक्स्ट हेडिंग। द नेक्स्ट हेडिंग जो कि आज हम लोग बस स्टार्ट करें बच्चों, एक ब्रीफ आइडिया आपको देंगे, एंड देन वी विल लाइक मूव ऑन टू, कल मतलब वी विल बी मूविंग वेल ऑन दिस पाथ, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे।
तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व्स, बहुत सारे इक्वेशंस आप पढ़ ही चुके हो, तो इसीलिए देखें बीच में आपका ये रुक गया था, क्या कहते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल के बाद डेफिनेट नहीं कराया मैंने, डिफरेंशियल एरिया ये सब नहीं कराया, बीच में आपको एलिप्स और ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कराई। तो डू यू अंडरस्टैंड कि बहुत सब, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम चैप्टर नहीं आ रहे बच्चों, सब कुछ सोच समझ के प्लान तरीके से चीज़ें आ रही है, जैसे कि आपको कहीं पे भी ये ना लगे कि अरे ये चीज़ नहीं आती मुझको, ठीक है। अगर आपने प्रॉपरली, तो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बच्चों यहाँ पर चैप्टर्स आए, कोई रैंडम चैप्टर्स नहीं आए, तो एक प्रोफेशनल तरीके से कोर्स बच्चों यहाँ पे कवर हो रहा है। तो अब जैसे यहाँ पर अब सबसे पहला हम लोगों का काम होगा बच्चों कि कोई भी इक्वेशन ऑफ कर्व दी है, जिसको जैसे कि आप इसको जानते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि किसी भी कर्व की इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आपको पता करने होते हैं। तो इस कर्व में आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स 2 हैं, तो जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं बच्चों उतना ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सो काउंट, लिख, मैं बोल रहा हूँ आपको, स्टेप्स सुन लीजिए, अगली क्लास में मैं स्टेप्स लिखा दूंगा, आज मैं बस केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो जो है काउंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स प्रेजेंट इन कर्व इक्वेशन, तो यहाँ पे जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो इसमें हम काउंट कर रहे हैं कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वो हम लोगों ने सीखा है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पर 2 है। फिर जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होती हैं उतनी ऑर्डर की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो ऑर्डर ऑफ डी हम क्लियर कट यहाँ पर बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ डी जो होने वाला है वो 2 होने वाला है, ठीक है। अब कर्व को जितनी ऑर्डर आई हो उतने बार डिफरेंशिएट करना है, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट करना है और फिर एलिमिनेट करना है इस m और c को, उन्हीं इक्वेशंस की हेल्प से जो डिफरेंशिएट कर करके इक्वेशंस लिखें, उससे m और c को एलिमिनेट करते जाना है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे कभी भी ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं रहने चाहिए, क्योंकि जब हम उसे वापस से, मतलब ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर dy बाई डी एक्स और ये सब प्रेजेंट रहे, तो उसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वापस से हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की चीज़ मिल जानी चाहिए इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन से। ये कहानी है। तो अब हम पूरी लाइफ साइकिल आपको दिखाते बच्चों। तो ऑर्डर 2, तो जगह बना ली बच्चों अब मैंने, अब काम शुरू होगा। अब बस आप देखते जाइए बच्चों, डिफरेंशिएट करिए। जैसे ही मुझे पता चला आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी कि मुझे आंख बंद करके 2 बार इसको डिफरेंशिएट करना है बच्चों, तो m ये आया, पहली बार में ये आया भाई। नेक्स्ट बार डिफरेंशिएट किया हमने, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और m भी 0 हो गया, तो बस खत्म, ना तो m दिख रहा है ना c दिख रहा है, और 2 बार 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, 2 बार हमने इसको डिफरेंशिएट भी कर दिया बच्चों। तो ये आप समझिएगा कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 ये स्ट्रेट लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब इसी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को लिखने का ये भी एक तरीका है। तो अब कहानी यहाँ से ये आती है कि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है कि सेकेंड चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज 0, मतलब कि स्ट्रेट लाइन की स्लोप फिक्स्ड होती है। तो आप स्ट्रेट लाइन के स्लोप इज अ कांस्टेंट कहने का ये एक तरीका है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, स्लोप का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, यानी कि slope of such a curve is constant, and you must understand, okay, the slope of the curve which is constant is a straight line. So d square y by dx square is equal to 0 is a differential equation for a straight line. अब क्या हम यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं? Obviously we can go, we will have to integrate both the sides. We will have to integrate both the sides. तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल बी गेटिंग डी वाई बाई डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सम कांस्टेंट, बिकॉज कांस्टेंट को ही डिफरेंशिएट करके 0 आया होगा, तो 0 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो c आएगा। अब फिर आप जो है यहाँ पर एक बार और करेंगे तो y
और यहाँ पे cx और यहाँ पर कुछ m। अब सब कहेंगे अरे ये तो mx प्लस c था तुम्हारा, तो अब वही अगर जिसने इस तरीके से सोचा ना वो आज तक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को समझ ही नहीं पाया। मतलब मेरा पढ़ाया ये जीरो हो गया। अरे भाई ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, अभी मैंने बताया। तो ये जाए m पहले लिख दो, जाए c, ठीक है। तो जानबूझ के मैंने ऐसा किया कि यू शुड गेट कंफ्यूज्ड, पर ये बोथ आर सेम बिकॉज दीज आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो मैं इसकी जगह m भी लिख सकता हूँ और उसकी जगह c भी लिख सकता हूँ, या कोई k b a b t1 t2 ln कुछ भी लिख सकता हूँ, बट इक्वेशन का जो स्टाइल है वो सेम है कि x मल्टीप्लाइड समथिंग एंड प्लस सम कांस्टेंट, सो प्लस सम कांस्टेंट हियर इट इज आल्सो गिवन। तो ये मतलब हम यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं थ्रू इंटीग्रेशन, और हमें एक कर्व दी गई है तो हम उसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें, ये एक अलग पॉइंट है, ठीक है। तो समझ में आया, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन था। तो एग्जाम्पल 2, अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं बच्चों। फाइंड, लिखो अब क्वेश्चंस। तो फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज होने लगी ना, तो सिंपल चीजें हैं। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब तुम्हें क्या करना है, कि अब हमें क्या बोल रहे हैं कि फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, अरे ओरिजिन लिखना, पासिंग थ्रू इक्वेशन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो देखो, तो सबसे पहला काम है कि ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन लिखो। तो ऑब्वियसली एवरीवन नोज दैट कि y इज इक्वल टू mx जो होती है लाइन, वो अब आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, पर आना चाहिए भाई। तो y इज इक्वल टू mx इज व्हाट, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब दैट इज द इक्वेशन ऑफ a straight line passing through origin. So I need to just differentiate this guys. तो dy by dx is equal to m। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं क्या एक बार और डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मेरे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 है। क्योंकि मेरा इस मेथड बोलता है कि पहले आप तो ये पता कर लो कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, तो 1 है। तो 1 है तो बच्चों एक ही बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि dy by dx को हम लोग लिखेंगे m। अब अगली बार कर नहीं सकते कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को 0 कर दें, ये m एलिमिनेट हो। तो अब m को यहाँ से एलिमिनेट करो, यहाँ से, तो m की वैल्यू आ रही y बाई एक्स। तो अब इस m को जाकर आप यहाँ पुट कर दो, तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है बच्चों, तो क्लियर है, समझ में आ गया। एक और करेंगे तो लास्ट, अब तो आज का लास्ट, और डिफरेंशियल इक्वेशन में काफ़ी चीज़ें आपने आज सीखी है। तो फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अब देखो स्ट्रेट लाइन का आपको यही नहीं पता हो कि ओरिजिन से पास करने वाली लाइन कैसी होती, क्या होती, तो फिर कैसे कर पाओगे? तो बहुत छोटी चीज है, पर हाँ आना तो चाहिए। तो विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with positive x axis। ठीक है, तो यानी कि अब आप देखिए कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि स्लोप तो फिक्स्ड है भाई, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी कि tan 60 यहां रखोगे तो y इज इक्वल टू √3x, एक ही आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बच्चों यहां पर। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बस, तो बस
सी को एलिमिनेट करना है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो तो dy/dx इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर कट आपको समझ में आ गया बच्चों। तो आसानी लगा होगा, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं था, बट हाँ थोड़ा सा रिवाइज आप कर लेना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, और तब तक आप जो है इन सारी चीज़ों को रिवाइज करें और पीछे के चैप्टर्स को भी जरूर रिवाइज करते रहें। तो विल मीट टुमारो एंड विल बी फॉर्मिंग लॉट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस सो दैट वी हैव अ फेयर आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।